हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें करना स्टार्ट की थी रिगार्डिंग टैक्स लॉस। तो मैंने कहा था आपको कि टैक्स लॉस के पहले लॉ वर्ड होता है, लॉ होता है यूनिफॉर्मिटी के लिए, सब लोग एक तरीके से बिहेव करें। इन लॉ जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। जो मेरा टैक्स लॉ होता है वो सिविल लॉ की रेवेन्यू लॉ वाली ब्रांच में आता है, क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा सरकार के पास टैक्स एक साधन है जहां से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू लॉस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉ की अगर हम बात करें तो दो वर्ड हम डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ को, एक होता है वर्ड लाइबिलिटी और एक वर्ड होता है बर्डन। अगर दोनों सेम पर्सन पे हो तो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, मतलब बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मेरे पे जो लगने वाला टैक्स है मैं आप लोगों से कलेक्ट नहीं कर सकता। फिर मेरे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे, किसी भी मैटर पे टैक्स लग सकता है क्या? तो नहीं, किसी भी मैटर पे नहीं लग सकता, उन्हीं मैटर पे लग सकता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यस इट नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं होता है, बहुत मेजोरिटी चाहिए होती है, बहुत उठापटक करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों लॉ कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। बिल पास करके बनाते हैं, पहले ड्राफ्ट होता है, फिर क्या आता है? बिल। और बिल जब बिल पास हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है? एक्ट। फिर मैंने आपको बताया था लॉ वर्ड अलग होता है और एक्ट वर्ड अलग होता है। लॉ इज ब्रॉडर टर्म और एक्ट इज लाइक पार्ट ऑफ द लॉ, वो लॉ का पार्ट होता है। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि चलाने का काम किसका होता है? सरकार का। और सरकार का हेड कौन है? मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने ये काम डेलीगेट कर रखा है। किसको डेलीगेट कर रखा है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी हेल्प के लिए एक बॉडी बना रखी है, और वो बॉडी है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट से किया गया है। और वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके अब शायद ना हो। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसको एक स्पेशल एक्ट से बनाया गया है, और वो स्पेशल एक्ट का नाम है इंडियन रेवेन्यू एक्ट। 6 मेंबर्स होते हैं और एक क्या होता है? चेयरपर्सन। ये गाइड करते हैं सरकार को रिगार्डिंग प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉस। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा था इनके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या आप रिकॉल कर पा रहे सारी चीजें? देखो हमें ना ऐसे ही चीजों को क्या, ये तो अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, वी हैव डिस्कसिंग द कॉमन थिंग्स अबाउट द लॉस, टैक्स लॉस। लेकिन हम अपने रिकॉल कहां से कर रहे हैं? माइंड से। हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे हम इस तरीके से ही रिकॉल करेंगे, बिना किसी नोट्स को देखे हुए या बिना किसी स्क्रीन को देखे हुए। उससे क्या होता है? आपके ब्रेन को पता तो चलता है कि आपके पास क्या आया क्या नहीं आया। जब नहीं आया उस पर आप फोकस कर सकते हो। पता चला लोग क्या करते? रीड करते रहते। अब भाई वही चीज क्यों रीड करना जो आपके माइंड को पता है? जो चीज आपके माइंड को पता है उसको इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि एग्जाम में भी याद आएगी। आप 50 बार रीड कर लोगे, लेकिन अगर आप माइंड से याद करके नहीं जाओगे, आपके माइंड को नहीं पता है क्या आता है नहीं आता है, तो आप एग्जाम में भूलने का डर रहेगा। इस तरीके से जिसने रिवीजन किया, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे हम, तो बहुत फायदा होता है। फिर मैंने कहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है उनके अंडर, और उसको 18 रीजन में डिवाइड किया गया है, प्लस एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का है। जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है, जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? PCCIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके अंडर जो ऑफिसर है वो कौन है? CCIT, दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके अंडर जो ऑफिसर होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, सॉरी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके अंडर आते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर आता है जॉइंट कमिश्नर, फिर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, देन इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड अदर पर्संस, अदर स्टाफ, जहां पे इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो मैंने पूरी वो हायरार्की बताई थी कि कौन किसके रेस्पेक्ट में क्या होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये हमारा कल का डिस्कशन था। फिर मैंने आपको 3 वर्ड और सिखाए थे, है ना, 3 वर्ड और सिखाए थे। 3 वर्ड। जो ऑफिसर आपकी इनकम की चेकिंग करता है वो क्या कहलाता है? असेसिंग ऑफिसर। जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है? चेक करता है। जिस प्रोसेस के थ्रू वो चेक करता है वो क्या कहलाता है? असेसमेंट। और जिसकी चेकिंग होती है वो क्या कहलाते हैं? असेसी। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, we'll write the definition when the time will come. We have not started with the income tax right now. We are talking basic things. अब है ना बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि मान लो कि मेरा असेसमेंट हुआ एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट, आई एम नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट,
तो क्या कर सकते हैं? व्हाट आई कैन डू? उन्होंने कहा कि सागर सर आपको 4 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, एक ऑर्डर पास कर दिया। व्हाट आई कैन डू? कैन आई ऑब्जेक्ट और नॉट? कैन आई ऑब्जेक्ट इट और नॉट? वेयर आई विल ऑब्जेक्ट इट? मुझे साथ गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि नहीं ऑफिसर समझ ही नहीं रहा है, वो भी तो इंसान ही है, लॉ का इंटरप्रिटेशन वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो मेरे से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? मुझे न्याय चाहिए, कहां जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहां जाऊं? कोर्ट, सब जने कोर्ट कह रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर, बट यार क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स के लिए बैठा है क्या कि सीधा उठ के जरा सा कुछ हुआ और कहां पहुंच गए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, दे हैव लॉट थिंग्स टू डू। सो दोस्तों क्या होता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपको समस्या है तो पहले बाहर क्यों जाना, अपने डिपार्टमेंट में ये क्या करते हैं, न्याय व्यवस्था बिठा देते हैं। तो क्या होता है, सीधा हाई कोर्ट नहीं जाते बच्चे। आप पहली बार जब अपील करते हो ना, तो पहली बार जो अपील करते हो किसके पास करते हो? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। लेकिन ये वो कमिश्नर नहीं जो कल बताया था, ये एक अलग कमिश्नर है जो अपील्स के केस क्या करता है, हैंडल। तो फर्स्ट अपील किसके पास होती है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि नहीं जो ऑफिसर बोल रहा है वही सही है, तो वेयर आई कैन गो? फिर दोस्तों सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखा है जो सिर्फ इनकम टैक्स की क्या करता है, केसेस हैंडल करता है। उसको कहते हैं ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको कहते हैं ITAT। तो फर्स्ट अपील गोज टू CIT अपील, सेकंड अपील गोज टू ITAT। अगेन इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द ITAT डिसीजन एंड देयर इज सब्सटेंशियल मैटर ऑफ लॉ या कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ही हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। एंड इफ स्टिल अनहैप्पी विद द हाई कोर्ट, फिर आप कहां जाओगे? फाइनली सुप्रीम कोर्ट। इफ अनहैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बेंचेस में जजेस होते हैं, फिर 5 बेंचेस में जजेस होते हैं, स्टिल सब कुछ कर लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो बेटा फिर आप घर जाइए, और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है कि जो ऑफिसर्स बोल रहे हैं वही सही है, तो देन नथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों ये होता है न्याय पाने की हायरार्की। अगर आपकी असेसमेंट आपको लगता है आपके हिसाब से सही नहीं हुई है, तो फर्स्ट अपील टुवर्ड्स CIT अपील्स, दूसरी कहां जाती है? ITAT, तीसरी जाती है हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अपील कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म्स यूज करते हैं, क्या होता है, कितनी फीस लगती है, बच्चों ये सब आपको CA फाइनल में पढ़ाया जाता है। पहले तो आपको इनकम निकालना तो सिखा दे, फिर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कैसे करता है, और उससे आप खुश नहीं हो तो अपील कैसे करते हो, तो वो चेकिंग कैसे होती है, और वो अपील कैसे फाइल होती है, वो सब आपको कहां सिखाया जाता है? फाइनल में। इंटर में क्या सिखाया जाता है कि इनकम कैसे निकालते हैं। तो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द इनकम अंडर द इनकम टैक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहां से हमें लिखना स्टार्ट करना है। वी आर स्टार्टिंग विद द इनकम टैक्स। तो आप कॉपी लेकर आए होंगे ऑनलाइन वालों, अब आपको स्टार्ट कर देना है लिखना। एक एक बातें आपको लिखनी रहेगी, मॉड्यूल की सारी बात, मेरे नोट्स की सारी बात, विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, विथ PYQs, एवरीथिंग विल बी योर कॉपी। इनकम टैक्स लॉस, इनकम टैक्स लॉस, इनकम टैक्स लॉस में हमें जो सबसे फर्स्ट चीज पढ़नी पड़ेगी वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो लॉ का पार्ट होता है एक्ट। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, तो हमें इनकम टैक्स को जानना है तो एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में ये पास हुआ था, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, जब ये बिल रखा गया होगा जिस साल पास हुआ होगा, तो ये पास कब हुआ था? 1961 में। क्या 1961 के पहले इनकम टैक्स नहीं था? दोस्तों था, पुराने टैक्स लॉज भी थे, 18 सेंचुरीज में भी थे, राजाओं के टाइम पर भी टैक्स लगता था। अब वो हिस्ट्री का डिस्कशन मेरे को करने में कोई सेंस नहीं लगता, क्योंकि क्या मतलब, जो हो गया था वो हो गया, हमें तो अभी करंट टैक्सेशन की बात करनी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू हिस्ट्री, काफी टाइम से टैक्स लग रहा है, सबको अपनी लाइक प्रजा को चलाना था या फिर देश को चलाना था, तो पैसे की जरूरत सबको रहती है, तो टैक्स पहले भी लगे हैं।
हम जब एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी होती है। इनकम टैक्स एक्ट में वी हैव थ्री थिंग्स। एक तो होता है सेक्शन, एक होते हैं सेक्शंस। अच्छा, व्हाट आर सेक्शंस एंड व्हाई वी हैव सेक्शंस? वी डोंट हैव टू अमेंड दी होल थिंग करके ऐसा बोला। ठीक है, एक चीज तो ये है, मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूं, पूरे पैराग्राफ में तो एक्ट नहीं लिखा जा सकता, उसको पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। सो फॉर राइटिंग इट इन पार्ट्स वी हैव सेक्शंस। सो हम डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्ट को, एक ब्रॉडर एक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं सेक्शंस में। इनकम टैक्स में बच्चों 298 सेक्शंस है। वी हैव ओनली 298 सेक्शंस। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, बिकॉज जब हम डिटेल में देखेंगे तो जैसे एक सेक्शन है 80, तो उस सेक्शन के अंदर 80, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD, 80 CCD 1, 80 CCD 2, 80 डबल J, डबल A, TTA, TTB, QQB, RRB, TTA, ऐसे काफी सारे क्या रहेंगे सेक्शन। तो देखा जाए तो पूरे इनकम टैक्स में मोटा मोटी 800, 850 क्या मिल जाएंगे आपको सेक्शंस। दोस्तों ये जितने भी सेक्शंस है ना, जितने भी सेक्शंस है, इन सेक्शन को इनकम टैक्स के 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। मेरी वॉइस, ये माइक का थोड़ा सा इशू है, और एक बार माइक चेंज करवा दो, बच्चों को बार बार बोल रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। मतलब सेक्शंस को किस में रखा गया है? 23 चैप्टर्स में। 23 चैप्टर्स का मतलब देखो, सिमिलर नेचर के सेक्शंस को हम क्या करेंगे, सिमिलर नेचर के सेक्शन को हम एक ग्रुप में डाल देंगे, उस ग्रुप को क्या कह देंगे? चैप्टर। ऐसा, तो ये चैप्टर्स है। दोस्तों जब सेक्शन पढ़ने होते हैं तो सेक्शन के साथ में हमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना होता है। एक्सप्लेनेशन, मैं ये इतनी सारी बातें आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, हम सीधा सेक्शन से ही स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपको हर चीज पता होनी थी। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, आप फ्यूचर में किसी एसएससी का रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे होंगे, तो यू शुड नो हाउ टू ड्राफ्ट, व्हाट आर द थिंग्स, बेयर एक्ट, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिलना चाहिए, वो जरूरी है। हम कोई बीकॉम के एग्जाम नहीं दे रहे हैं टैक्स में, तो ये सब पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ एक्सप्लेनेशन क्यों होते हैं, व्हाई वी हैव एक्सप्लेनेशन। आपने जीवन में लॉ तो पढ़ा है, जब लॉ पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सेक्शन, कि यहां पूरे लॉ को डिवाइड कर दिया है सर्टेन पार्ट में। व्हाट आर चैप्टर्स, तो व्हाट आर चैप्टर्स, तो चैप्टर्स सिमिलर नेचर के सेक्शंस को क्या करते हैं? ग्रुप बना के रख देते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हाट आर एक्सप्लेनेशन, सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशंस होते हैं। अगर कोई सेक्शन में क्लियरिटी नहीं है या सेक्शन को कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है, सेक्शन में कोई टर्म है जिसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, तो उसके वो कहां करा जाता है? एक्सप्लेनेशंस में। थोड़ी और क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी मिल जाती है हमको कि हाँ ये सेक्शन का और रेलेवेंस या एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है। अगर कोई वर्ड यूज हुआ है, सेक्शन में कोई वर्ड यूज हुआ है, उसको डिफाइन करना है, तो कहां किया जा सकता है? एक्सप्लेनेशन में। तो सर इसको तो डेफिनेशन में ही डिफाइन कर दो ना। अगर डेफिनेशन में डिफाइन किया तो बेटा वो पूरे एक्ट के लिए डेफिनेशन क्या होती है? एप्लीकेबल। जहां जहां पे एक्ट, जहां पे वो सेक्शन साइलेंट होगा, हमें जो मेन डेफिनेशन है वो यूज करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि वो उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है, वो उस सेक्शन के लिए ही क्या होगा? एप्लीकेबल। तो जब भी कुछ सर्टेन सिचुएशन हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस दिखता है, सेक्शन से हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वी कैन सी दी एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। फिर आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक्ट के अंदर प्रोविजंस भी पढ़ने पड़ेंगे। एक्ट के अंदर यू हैव टू स्टडी प्रोविजो। असेसमेंट बेटा, असेसमेंट ऋषभ, उसको कहते हैं असेसमेंट। आपका असेसमेंट स्टार्ट हो गया, आपको नोटिस आया है, मींस हो सकता है आपका असेसमेंट स्टार्ट हो गया हो। ठीक है। प्रोविजो, प्रोविजोस मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस। वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैंने काउंटिंग नहीं करी, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। इसके बाद
दोस्तों स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स आप जब लॉ पढ़ते हैं ना तो आपको स्केड्यूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, और इनकम टैक्स के अंदर 14 स्केड्यूल्स है, 14. Do you know why there are schedules in the act? कोई भी एक्ट होता है उसमें स्केड्यूल्स होने का रीजन क्या होता है? नो आइडिया, आई टेल यू. सी जैसे ना कुछ लिस्टिंग करनी है, क्या करनी है, कुछ लिस्ट क्रिएट करनी है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जिसके अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है. एक शेड्यूल 7 होता है, उसके अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 होता है. उसमें लिखा है कि कौन सा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और कौन सा लॉ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी. ऐसा कभी सुना है आपने? है ना. तो बेटा वहां देखो लिस्टिंग करी ना, ये वाला लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, ये सारे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है. तो शेड्यूल्स जो होते हैं वो किसका काम होता है? लिस्टिंग का काम करते हैं. जिसमें एक और एक बजट आता है. बजट के अंदर एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल 1. उसके अंदर लिस्टिंग होती है, इंडिविजुअल पे किस रेट से टैक्स लगेगा, कंपनीज पे किस रेट से टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप फॉर्म पे किस रेट से क्या लगेगा टैक्स. तो ये शेड्यूल्स, तो शेड्यूल्स होते हैं वो लिस्टिंग का क्या करते हैं? काम करते हैं. इनकम टैक्स में एक शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल के अंदर लिखा होगा भाई डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पे किस किस रेट से लगेगा, तो इस एसेट पे इस रेट से डेप्रिसिएशन, इस एसेट से इस रेट पे डेप्रिसिएशन. So that's why schedules are there. So how I started, we have to study the income tax law. Proviso word आप बोलो या exceptions बोलो बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है. ठीक. तो सेक्शंस डिवीजन होते हैं, और डिवीजन को अगर कंपाइल कर दो सर्टेन सिमिलर नेचर के तो चैप्टर्स हो जाते हैं. एक्सेप्शंस होते हैं कहां पे वो प्रोविजन या सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, शेड्यूल्स लिस्टिंग का काम करते हैं. आप जब इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हो और आपको इनकम टैक्स का एकदम डिटेल नॉलेज चाहिए, तो बच्चों आपको पढ़ने पड़ते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962. Income tax rules 1962. Now, why we have rules? We have act. Why we have rules? Why can't there be only one thing, that is act? Never heard about it? Why we have rules? Anyone? You can just communicate, guys. Relax. एकदम chill. आप जितनी मुझसे बात करेंगे आपको उतना मजा आएगा. अपनी भी दोस्ती नहीं हुई है, हो जाएगी 4-5 दिन में. आप रिलैक्स हो जाएंगे. अभी आप लोगों की भी दोस्ती नहीं हुई, सब दूर दूर बैठे बैठे. अभी धीरे धीरे आप लोगों की भी पहचान होगी, माहौल लाइट होगा. अभी थोड़ा सा टेंस माहौल है, आई अंडरस्टैंड. 2-3 दिन में नॉर्मल होगा. बात करिए मुझसे. रूल्स डिसिप्लिन के लिए होते, रेगुलेशन. मैं बोलता क्यों? अबे एक्ट है ना. नो. हाँ, एक्ट में कुछ गैप रह गए हो तो उसको फिल करने के लिए इसने बोला कि चलो कुछ बातें एक्ट में छूट गई है तो वो कहां डाल देते? रूल्स में. तो एक्ट में डाल देते. रूल्स एक्सप्लेन करते हैं, एक्ट लगेगा कैसे, यूटिलाइज होगा. अरे समथिंग यू आर गोइंग क्लोजर. बिल्कुल करेक्ट बोल रहे. रूल कंटेन हाउ टू डू, वेयर एक्ट कंटेन व्हाट टू डू. एब्सोल्युटली करेक्ट. यही मैं चुनना चाहता था, यही. हाउ टू डू, वेयर एक्ट कंटेन व्हाट टू डू. रूल्स का काम क्या होता है पता है? एक्ट में लिखा होता है क्या करना है, और रूल्स में लिखा होता है कैसे करना है. तो यहां लिखा होता है व्हाट टू डू, है ना. इसमें होता है व्हाट टू डू, और इसमें होता है हाउ टू डू. हाउ टू डू. रूल्स कंटेन्स प्रोसीजर्स टू फॉलो एक्ट. एब्सोल्युटली कर. देखो हर चीज बेटा आप सही कह रहे, गैप रह जाता है. हर चीज एक्ट में नहीं डाली जा सकती. एक्ट क्या हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा. देखो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 139. वो बोलते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है. इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा. रिटर्न का फॉर्म क्या होगा, उस
फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आएगी, उन पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, डिटेल्स फिल करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, अब ये भी एक्ट में डाल देंगे तो प्रॉब्लमेटिक। तो एक्ट में लिखा रिटर्न भरना है, लेकिन रिटर्न कैसे भरना है ये कहां लिखा रहेगा आपके रूल्स में। आपको एक और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ना आप जब एम्प्लॉय जॉब करता है तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में सैलरी तो मिलती है, बट नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी मिल जाते हैं। रहने के लिए घर मिल गया, चलाने के लिए कार मिल गई, जो नौकर रखे उसकी सैलरी एम्प्लॉयर ने क्या कर दी, पे कर दी, मतलब आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल गए। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं मॉनेटरी को भी इनकम मानना है और नॉन मॉनेटरी को भी क्या करना है, इनकम। आपको रहने के लिए घर मिल गया, उसको भी इनकम मानना है, लेकिन उस घर की पूरी वैल्यू सैलरी में ऐड करनी है कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि आप घर में हर साल रहोगे, एक साथ तो पूरी इनकम नहीं माना जा सकता उसको। तो क्या करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि नॉन मॉनेटरी आइटम को भी इनकम मानना है। दैट इज व्हाट टू डू। इनकम कैसे मानना है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, वो कैसे कहां लिखा रहेगा आपका इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। ठीक है, तो सर हमको क्या सारे रूल्स पढ़ने होंगे। देखो इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, विल स्टडी दी इंपॉर्टेंट रूल्स इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे। इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, बहुत बहुत वास्ट समंदर है, खत्म ही नहीं होगा। जो हम प्रैक्टिस में हैं, हमसे भी अगर आप बात कर लो तो पूरा पूरा इनकम टैक्स आपको पता, 12 लाख केस लॉ है। किसको याद रहेंगे 12 लाख केस लॉ। 8-10 लाख नोटिफिकेशन आ चुके हैं आज तक। इंपॉर्टेंट चीजें सबको पता होती, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको वो चीजें पता होती है, हर किसी को हर चीज पता नहीं होगी। इसलिए कहा ना, मैं खुद भी पेपर देने जाऊं इनकम टैक्स का तो 100% मार्क्स मेरे भी नहीं आ सकते, 80%, 85%, 75% यही अटक जाए। इवन इनकम टैक्स ऑफिसर को भी पूरे इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं होगा। दैट इज द वास्टनेस ऑफ द इनकम। इसलिए तो नया टैक्स क्यों लाए, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी। डायरेक्ट टैक्स कोड आने की बात चल रही है, और डायरेक्ट टैक्स कोड में सेक्शंस बढ़ जाएंगे, सेक्शंस बढ़ जाएंगे, 298 से ज्यादा होंगे, बट देयर विल नॉट बी एनी एक्सेप्शंस। कोई ज्यादा, जैसे क्या होता है, सेक्शन होते हैं, फिर सब सेक्शन होते हैं, फिर क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं, फिर आइटम होता है, फिर सब आइटम होते हैं। ऐसे इनकम टैक्स में ऐसा है भाई, वो नए एक्ट के अंदर सेक्शन, मिनिमम सबसेक्शंस एंड एक्सेप्शंस विल बी देयर। इट्स इजी टू रीड, इजी टू इंप्लीमेंट, एवरीथिंग विल बी इजी। ऐसी सरकार की सोच है, बट शुरू के 4-5 साल इजी रहता है, फिर जैसे जैसे वो कुछ कुछ चीज उनको याद आती रहती है, जो गलती हुई है वो सब अमेंडमेंट ला के उसको और क्या करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स। जीएसटी जब आया था तब बहुत इजी था, अब उसमें इतना हौच-पौच कर दिया है, वो पता नहीं बटर चिकन मसाला सबके ऊपर तो उन्होंने जो जीएसटी लगा दिया, उधर से पॉपकॉर्न के ऊपर वो कैरेमल है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी। ऐसे धीरे धीरे चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। बट एक बात बताऊं, अपने लिए अच्छा है। बीइंग अ स्टूडेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट गुड, बट बीइंग अ प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इज गुड, बिकॉज हम कमाएंगे कैसे। अगर एक बीकॉम पास भी वो भी रीड कर लेगा इजी, तो भाई वो भी काम कर देगा ना, व्हाट विल बी अवर नीड। सो हम चाहते हैं कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो। थर्ड, आप जब इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो बेटा आपको नोटिफिकेशंस भी देखना चाहिए, नोटिफिकेशंस भी देखना चाहिए। नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, एनी आइडिया नोटिफिकेशंस, व्हाट आर नोटिफिकेशंस। सी, रूल्स को या एक्ट को अमेंड करना है, या करना है उसमें चेंजेस का, तो भाई चेंजेस करके आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना कि भैया चेंज हुआ है। तो उसके लिए सरकार क्या इशू करती है, अब देखो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, मतलब व्हाट्सएप ने आपसे कम्युनिकेट किया यार भाई कोई ने मैसेज किया है, कुछ नया चीज हुई व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम में कुछ नोटिफिकेशन आता तो कुछ नया हुआ इंस्टाग्राम पे, वो किसी ने फोटो डाला, बहुत दिन बाद तो आता ना नोटिफिकेशन कि देखो भाई उसका फोटो देखो। वैसे ही तो होता क्या है कि इनकम टैक्स वाले भी क्या करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं लॉ में चेंजेस करने के लिए। कोई छोटा मोटा चेंज करना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर देते हैं। आर वे टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन of amendments.
कम्युनिकेशंस ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, आपको नोटिफिकेशंस भी पढ़ने होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम जरूर कवर करेंगे दोस्तों। इसके बाद अच्छा, ये नोटिफिकेशन किसको मानना होता है, हमको, ऑफिसर्स को, कि सबको? सबको। अमेंडमेंट है तो सबके लिए क्या होता है, एप्लीकेबल। नाउ आप जब कोई लॉ पढ़ते हैं तो आपको सर्कुलर्स भी पढ़ना पड़ता है। सर्कुलर्स, any idea what circulars are, what circulars do actually? Circulars is also a way to communicate, way of communication. So sir, what is the difference between notification and circulars? Circulars are for departmental officer. Circular किसके लिए होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। सीबीडीटी नोटिफिकेशन भी इशू करता है, उसको सबको मानना है। सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मानना है। आई बात समझ में? तो ये है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। सर कोई एग्जांपल देके बता। हाँ, गाइड। गाइड मतलब उन्होंने एक अच्छा वर्ड बोला, राजदीप ने बोला सर गाइड, यस, इंटरनल कम्युनिकेशन। देखो क्या होता है, इंदौर का इनकम टैक्स ऑफिसर है, इधर से चेन्नई का इनकम टैक्स ऑफिसर है, भाई दोनों इंसान ही है, दोनों एक वर्ड का, इनकम टैक्स में लिखा वर्ड का अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले रहे। इनकम टैक्स इज नॉट क्लियर, बट डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह एक वर्ड को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे, इंटरप्रेट। आप मुझे बताओ सीबीडीटी ऐसा चाहेगी क्या कि अपने ही डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स के एक वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकाला जा रहा हो? नहीं, वो क्या इशू कर देगी, सर्कुलर। ऑफिसर्स, पूरी जगह इस वर्ड का मतलब ये है। दो ऑफिसर के बीच में झगड़ा हो रहा है तो क्या इशू कर देगी, सर्कुलर। फिर झगड़ा क्यों करते हैं ऑफिसर, भाई मेरा असेसमेंट कर रहे हैं। एक ऑफिसर बोलता है ये मेरे रीजन में, जैसे अपने ये पुलिस थाने होते हैं ना बेटा, ये हमारे थाने का केस है, ये हमारे थाने का केस नहीं है, ये हमारे थाने में किस में जाए, कौन से सर्कल में जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। तो ऑफिसर लड़ रहे कि ये मेरे रीजन में आता है, ये मेरे रीजन के अंदर कवर होता है, तो सर्कुलर विल बी इशूड, ये पर्टिकुलर एरिया इस सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई। मानसून का टाइम है, केरला में भारी बारिश हो गई, बाढ़ वगैरह आ गई। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया कि केरला वाले ऑफिसर्स कोई 10 अगस्त तक भी आए तो उनका इनकम टैक्स का रिटर्न एक्सेप्ट कर लेना। समझे? किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशंस। अब एक बात याद रखना, सर्कुलर हमारे लिए भी नहीं होते। हमारे लिए मतलब असेसीज, मैं वर्ड बोल रहा हूं, जिनकी इनकम की क्या होती है, चेकिंग है ना, तो उनके लिए नहीं होते। लेकिन हम चाहें तो सर्कुलर्स फॉलो कर सकते हैं। वी कैन फॉलो सर्कुलर्स। अगर उसमें हमारे फायदे की बात लिखी होगी तो हम क्या कर लेंगे, फॉलो। हमारे अगेंस्ट लिखेंगे तो हमें सर्कुलर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, सर्कुलर्स हम मानना चाहे तो मान सकते हैं, अगर उसमें हमारे फायदे की चीज लिखी है तो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। बच्चों जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, तो इनकम टैक्स में कौन सी इनकम पे और इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, खर्चे कैसे माइनस करना है, ये सब दे रखा है। लेकिन ये नहीं दे रखा कि किस रेट से टैक्स लगेगा। मतलब इनकम टैक्स में क्या गिवन है कि इनकम कैसे निकालना है, व्हाट इज इनकम एंड हाउ टू कैलकुलेट इनकम, बट एट व्हाट रेट टैक्स हैज टू बी पेड, वो नहीं किया है। तो सर वो कहां है, वो बजट में है। बट अब बजट का नाम क्या है पता है, बजट तो हम कॉमनली उसको बजट कहते हैं, उसका नाम है एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को हम कॉमनली क्या कहते हैं, बजट। और एनुअल फाइनेंस एक्ट किस लिए कहा बच्चों, क्योंकि एनुअल फाइनेंस एक्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि हर साल क्या आता है, बजट आता है। तो हर साल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अमेंड होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए यहां पर हमें पढ़ना पड़ता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट। अच्छा, बजट कभी मैंने आपको बोला कब आने वाला है, ये 4 दिन बाद बजट है अपना, 1 तारीख को, 1 तारीख को बजट है।
ये बजट कहलाएगा। बजट यानी ये बजट जब पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये कहलाएगा बजट, मतलब फाइनेंस एक्ट 2025 कहलाएगा। अब आपके एग्जाम कब है बच्चों? जनवरी में। आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? ये जो आएगा वो, या जो आ चुका है वो? जो आ चुका है वो पढ़ना है आपको। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा है पता है? 2024। प्रीवियस 24 पढ़ना है बेटा अपने को। तो जो भी बजट में आने वाली चीजें हैं वो आप किसी भी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पिछले साल भी 2 बार बजट आए थे। पिछले साल इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन ईयर में क्या होता है बच्चों? 2 बार बजट आते हैं। एक बजट आया था 1 फरवरी 2024 को, वो चुनाव के पहले था। चुनाव कब हुए थे? अप्रैल में अराउंड सब चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। तो जब चुनाव के साल होता है ना, उस साल 2 बजट आते हैं। 1 फरवरी को जो बजट आया था उसको एंट्रीम बजट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंट्रीम। और एक आया था फाइनल बजट, जो आया था 23 जुलाई 2024 को। 23 जुलाई 2024 को। हमको कौन सा बजट पढ़ना है? फाइनल वाला, 23 जुलाई 2024। दैट इज एप्लीकेबल फॉर अस। उसमें भी काफी सारे चेंजेस किए गए। आपने देखा होगा शेयर मार्केट्स के जो टैक्स रेट्स वगैरह होते हैं, उसमें सीतारमण जी ने मेजर क्या किए गए? चेंजेस किए गए। आपका अटेम्प्ट जनवरी है, अभी मई अटेम्प्ट में और ये सितंबर अटेम्प्ट में तो ये पूछ ही लेंगे। जो ये चेंजेस हुए ना, उनका मेरे को पहले ही पता है, उनका 15 नंबर का पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है। क्योंकि जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब क्या हो गया है, आजकल वो इंस्टीट्यूट भी समझ गई कि सबको पता है कि अमेंडमेंट हुए तो वो अटेम्प्ट में आ जाएंगे। तो होता क्या है कि वो मई में ना पूछे, सितंबर में ना पूछे, कहां पूछ ले? जनवरी में पूछ ले। तो वी हैव टू चेक वेदर दे आर आस्किंग इट इन मई और सितंबर और अदरवाइज जनवरी में तो वो 100% आ ही जाएंगे। तो देखोगे तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के मटेरियल, इनके पास एक पैटर्न फिक्स है। आईआईटी जैसी एग्जाम नहीं है कि हर बार अनोखा क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कहता हूं कि ये जो हमारा 100 नंबर का पेपर है जिसमें इनकम टैक्स जीएसटी है, मैं आपको दावे से कहता हूं 70 नंबर का वही आता है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। अगर अनोखा क्वेश्चन बना तो हिंदुस्तान में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। रेयरेस्ट, किसी के लिए मतलब मैं बोलूं 1-8% जो स्टूडेंट होते हैं वो लिखवा के लाते हैं अपनी किस्मत, वो गलत भी लिख के आते, सही हो जाता, अपने आप ही रैंक आ जाती। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉमन जनता के लिए। अरे यार 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर के पेपर में आप आधा 35 मार्क्स तो ला सकते हैं। क्या है बचे हुए जो आपका 30 नंबर का है उसमें 10-15 नंबर 10 नंबर, इंसान फेल क्यों होता है वो समझ में नहीं आता। फेल क्यों होता है? अभी मैं आपको जैसे ना, अभी रीसेंट पेपर हुआ था, अभी रीसेंट जो पेपर हुआ कब? अभी अपना जनवरी में, जनवरी का पेपर था। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जनवरी का पेपर था। ये ऐसे मार्केटिंग नहीं करना पसंद है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं चीजें कितनी फिक्स, मतलब कितनी फिक्स हो सकती है। मैं ऐसे ही आपको, एग्जाम थी, दिन याद नहीं मुझे, अभी जनवरी में थी। एग्जाम के सुबह में मैं मैसेज कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो क्या तो ये वाला फेसबुक वाले बहुत परेशान करते, इतना भेजते। रुको 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 रुको, ये है, देखो ये ना मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला कि यार सेक्शन 10AA अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अपडेटेड रिटर्न, स्लम सेल, ये देख लेना। मैंने कितने बजे मैसेज डाला? सुबह 7:54 पे। ठीक है, तो बच्चे ने डाउट भी पूछ लिया कि सर स्लम सेल में जब नेटवर्थ वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो क्या मतलब, आपको तो पता नहीं है वो सब क्या होता है। ठीक है, तो उसने पूछा, तो ये देख लेना लास्ट में। फिर मैंने एक मैसेज और करा, एंड वन मोर थिंग,
है ना। उसके बाद 757 के बाद मैंने एक मैसेज किया, वन मोर थिंग, 43B भी देख लेना, है ना। ये सेक्शन लिखा है 43B भी MSME वाला पढ़ कर जाना, ऐसा करके लिखा है। अब आते हैं कहां पे, पेपर पे। ये है इस बार का पेपर, ये पेपर था, ये पहला क्वेश्चन था, अभी आपको बताने से मतलब नहीं है। ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही एकदम 2-3 पेज का रहता। ये रहा 6 मार्क्स का स्लम सेल, 6 मार्क्स का। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि यार 43B देख के जाना, 6 मार्क्स का 43B। फिर मैंने लिखा था वहां पे अपडेटेड रिटर्न भी करके जाना, अपडेटेड रिटर्न 4 नंबर का। इंस्टीट्यूट इज प्रेडिक्टेबल, मैक्सिमम टाइम हो जाता है। सर ऐसा आप हर बार कर सकते क्या, ये तो तुक्का लग गया। मैंने 4 सेक्शन लिख के दिए, उसमें तुक्का नहीं बोल सकते। मैं बताता हूं क्यों। मैं 10 सेक्शन दूंगा आपको, जब भी डिफिकल्ट पेपर बनेगा उन 10 सेक्शंस में से आएंगे क्वेश्चन, जब भी डिफिकल्ट बनेगा, और वही IMP में दे दो, बच्चा वो छोड़ के जाता है। मैक्सिमम चीजें क्लासेस में ही कवर हो जाती है, मैक्सिमम 80-90% समझ में। अब क्या होता है, ये एकदम, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एकदम अलग है। जो पढ़ के गया वही कर सकता है, जिसको अपना क्लास में पढ़ा हुआ है उसको याद नहीं आया, क्योंकि इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं होता है, बाकी चीजों का मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। ये अनोखे क्वेश्चन है, इसको IMP में दे दो, अच्छा अपने आप ही अच्छा स्कोर कर लेता है। ये फिक्स है, मैं आपको यही मैसेज मैं आपको ही भेजूंगा। अब जैसे यही सेम मैसेज अपन रख के रखते, जब इनका मे अटेम्प्ट होगा ना उस दिन दिखाऊंगा, उसमें 10AA अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मिलेगा आपको, वो फिक्स ऐसा है। तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अपने को आसान देती है स्कोर करना। बच्चा क्या करता है, भटक जाता है। आप तैयारी कब करें मालूम है, सब्जेक्ट की तैयारी पहले 15 साल 20 साल के पेपर डाउनलोड करके फिजिकली प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, देखो कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अपना आपके पास तो न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में इतना नहीं, पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर आपने क्या करे, डाउनलोड करके देखो भाई कौन से चैप्टर फिक्स आते ही आते हैं, वो तो मैं तो बता ही दूंगा आपको क्लास में। और इंस्टीट्यूट ने पैटर्न फिक्स कर दिया है, 3 चैप्टर है वो रेगुलर पूछ रहे हैं, 3 रेगुलर पूछे जा रहे हैं। स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन हाँ, हमारा क्लास में मेन काम स्कोर कराना तो ठीक है, अपनी जगह ही वो होगा, वो करने ही अपन। प्रैक्टिकल नॉलेज और इनकम टैक्स का इनडेप्थ नॉलेज वो भी होना है, उससे मजा आता है, सब्जेक्ट से लगाव होने लगता है। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें हमको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा ना वो चीज। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में आए कि हमको इनकम टैक्स में आगे बढ़ना है। ये चीज रहती है। अब आते हैं अपन तो अपने इसके ऊपर, तो हमें एनुअल फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना पड़ेगा बच्चों। एंड सुनो, क्या होता है कि बहुत बार मैटर्स कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो भी एक तरीके से सेक्शन के जैसे ही काम करते हैं, कॉमन लॉ कहते हैं, जैसे केस लॉस। तो आपको जब इनकम टैक्स पढ़ना है तो इनकम टैक्स के आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, केस लॉस। आपको पढ़ने पड़ेंगे इनकम टैक्स के केस लॉस। ये है आपका इनकम टैक्स लॉ, Income Tax Act, sections, provisions, schedules, which is the most important thing that we have to study. We'll study some of the rules, like we have to study Rule 3, Rule 6DD, ऐसे करके कुछ rules हमें पढ़ने पड़ेंगे। Important notifications, देखो नोटिफिकेशन सेक्शंस में ऐसे लिखवा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, बिकॉज नोटिफिकेशन, सम नोटिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इटसेल्फ बिहेव लाइक द सेक्शंस। सेक्शन के साथ ही अपन उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, बिकॉज नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि सर सेक्शंस याद रखने हैं कि नहीं रखने हैं। देखो ट्राई करेंगे कि सब याद करें, ट्राई करेंगे, बट मेरे लिए आसान है बोलना, क्योंकि मैं एक दिन में 3 बार यही पढ़ाता हूं, और मैं ऐसा 1-1.5-2 साल से कर रहा हूं। तो मैंने कितनी बार कर दिया, मेरे को सब याद है। मुझे कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, मैं बिना बुक के पढ़ाता हूं, मुझे कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ याद है इनकम टैक्स के अंदर। आपको जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको याद रखना है।
अभी इनकम टैक्स के अंदर आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 करके। जो मैं बोलूंगा याद रखना है, वो याद रखना है बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 का जो शॉर्ट नोट होता है, जैसे उसको किस सेक्शन नंबर 1 का नाम उसको मार्जिनल नोट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल नोट। इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। बेटा यस लिखना स्टार्ट करना है, हमने सेक्शन 1 स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का टाइटल क्या होगा? तो इन्हें कहा है दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि ये पास कब हुआ था बच्चे? 1961 में। जहां सेक्शन याद नहीं आए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वही हमारे पास एक साधन रहेगा। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब ये कहां तक एप्लीकेबल है? तो पूरी दुनिया पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारे देश का लॉ है, इंडिया पे क्या होगा एप्लीकेबल? तो दिस एक्ट इज applicable to whole of India. This act is applicable to whole of India, including JK, जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर को तो अभी अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटा दिया गया। हमारा इनकम टैक्स तो बेटा शुरू से इनके ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब जब ये स्पेशल कैटेगरी थे और अब नहीं है, अब तो यूनियन टेरिटरीज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स तब से ही जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या था एप्लीकेबल। हमको उनको प्रोटेक्शन देनी थी, तो प्रोटेक्शन देने के लिए थोड़ा सा हमने रेवेन्यू भी वहां से कलेक्ट हमेशा किया है। और कमेंसमेंट, ये एक्ट कब से लागू हुआ? कमेंसमेंट मतलब लागू कब हुआ? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। पास हुआ था कब? 1961 में। पास लगना कब से चालू हुआ? 1962 से। ठीक है। इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा बेटा? तो इस एक्ट का नाम होगा, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। टाइटल मतलब नेम, व्हाट वी विल कॉल दिस। जैसे अभी डायरेक्ट टैक्स हो रहेगा था DTC 2025, द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो हर एक का एक नाम होता है। ठीक, अब सुनना, इधर इधर देखना। तो सर हम क्या ऐसे सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, है ना, 1 2 3 ऐसा करके पढ़ेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। फिर है ना, आप कोई भी एक्ट उठा के देख लोगे तो 1 2 3 पढ़ने जाओगे ना तो समझ में नहीं आता। वो तो क्या आता है, सिमिलर सेक्शंस को हमें एक साथ पढ़ना पड़ता है तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। एक सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस में डिसाइड करूंगा कि क्या रहेगा। देखिए सेक्शन नंबर 2 जो होता है ना, वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है। अब कोई सा भी एक्ट उठा के देख लो, कंपनीज एक्ट में वो सेक्शन 2 में ही कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है ना। तो सेक्शन 2 इज बेसिकली ऑफ द डेफिनेशंस। तो देखो बेटा, डेफिनेशन की जब 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 जरूरत पड़ेगी हम डेफिनेशन को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो सेकंड सेक्शन जो है वो डेफिनेशन का है, और जो सेक्शन 3 है वो भी डेफिनेशन का है। तो कौन कौन से सेक्शन, 2 और 3 दोनों कौन से सेक्शन है, डेफिनेशन के। विल रेफर इट, विल नीड इट।
अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमें देखना है वो है सेक्शन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द इनकम टैक्स। सेक्शन नंबर 4 आज से लिखेंगे बच्चों, कल इसको समझना चालू करेंगे। सेक्शन नंबर 4 को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर ये चार्ज इंडिया में इनकम टैक्स कब लगेगा, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा, नहीं तो इंडिया में इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आज आप लोग टैक्स नहीं दे रहे, मैं क्या कर रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं। देयर में भी सम कंडीशन जो कि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं और मैं वो कंडीशन क्या कर रहा हूं, फुलफिल कर रहा हूं, इस वजह से टैक्स लग रहा है। चार्जिंग सेक्शन में एक बार मैं आपको पहले देख लो फिर लिखना, पहले एक बार देख लो क्या क्या है। इनने कहा है ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तो ही इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पर्सन पे एप्लीकेबल होता है। उस पर्सन की क्या होनी चाहिए, इनकम। उस पर्सन की क्या होनी चाहिए, इनकम। वो इनकम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में। वो इनकम कब होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। एक एग्जांपल देता हूं, सब समझना है। एक एक ये वर्ड में तोड़ के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन सबको समझना है, इन सबको हम समझना कल से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहा हूं, जैसे अब समझो बच्चों, अभी कौन सा साल चल रहा है, 24-25, ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 25 को। मेरी इनकम कब पता चलेगी मुझे, 31 मार्च 25 को। तो अब मैं टैक्स कब पे करूंगा, जो 24-25 का टैक्स है वो कब पे करूंगा, 25-26 में। तो जब मैं 25-26 में टैक्स पे कर रहा हूं, वो कौन से इनकम पे टैक्स पे कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर की। अच्छा इस साल भी मैंने टैक्स दिया, तो क्या इस साल की इनकम पे टैक्स दिया, नहीं, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स दिया। तो इनकम कब होनी चाहिए, प्रीवियस, पिछले साल इनकम होनी चाहिए। अब करंट ईयर की इनकम पे टैक्स कब दोगे, अगले साल दोगे। तो इस साल जो मैं टैक्स देता हूं वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देता हूं, प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। अच्छा एक बात समझना, फिर देखना, जैसे विराट कोहली है और क्रिस गेल है। विराट कोहली पूरी दुनिया में कहीं पर भी खेले, इंडिया का रेसिडेंट है वो, तो हम उससे कोई सी भी इनकम पे क्या कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं कि भाई जो तूने इंडिया से कमाई उस पर भी टैक्स दे, जो इंडिया से बाहर से कमाई उस पर भी टैक्स दे, क्योंकि तो हमारे देश का क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, सोच के बोलना, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं जैसे क्रिस गेल, अगर वो इंडिया क्रिकेट खेलने आता है तो उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि उसकी वेस्ट इंडीज वाली इनकम पे भी टैक्स लगना चाहिए। वो आएगा ही नहीं इंडिया, बोले क्या बेवकूफ लोग है, इंडिया बुलाते हैं, इंडिया आ गए इनकम अर्न कर ली तो भाई पूरी दुनिया भर की इनकम पे टैक्स ले लेंगे, सब इंडिया आने ही क्या कर देंगे बंद। तो बता सुनना, स्कोप अलग होता है। स्कोप मतलब कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो। अच्छा मेरे लिए कौन सी इनकम टैक्स, मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाऊं, बाहर के लोगों को पढ़ाऊं, इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होगी और ग्लोबल इनकम, बाहर की इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं। तो सर कहां लिखा है, आप तो बोल रहे हो हमको, कहां लिखा है, बताऊंगा आगे जाके। लिखा है कि रेसिडेंट को सारी इनकम पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। एक नॉन रेसिडेंट को इंडियन इनकम पे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स। अब एक बात समझना, मान लो एक व्यक्ति है, उसके बारे में सोचना, एक व्यक्ति है जिसके इंडिया में 2 रेस्टोरेंट है और दुबई में 7 रेस्टोरेंट है, उसे कहां रहना चाहिए, सोच के बोलना। अगर वो इंडिया में रहा तो क्या बन जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट, क्या बन जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट। जब रेसिडेंट बन गया तो उसको दुबई वाली इनकम पे भी इंडिया में क्या करना है, टैक्स। अगर बच्चे वो कहां जाके रह ले, दुबई, तो अब सोचो क्या होगा, दुबई, तो उसकी इंडिया में रेस्टोरेंट है, उससे जो कमाई हो रही है उस पर तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स। तो 2 रेस्टोरेंट पे तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स। और दुबई में तो क्या नहीं लगता, टैक्स लगता ही नहीं है। लोग अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, आप एक मैंने रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था, मिलियनियर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा क्रिप्टोस, शेयर मार्केट करने वाले दुबई जाके चले जाते, इतना टैक्स है इंडिया में, वहां जाके करते, दुबई में टैक्स ही नहीं है। सो आप कहां रहते हो। अब विराट कोहली बेवकूफ थोड़ी है जो यूके जाके रहा, समझो। अपन तो बोल देते कि भैया कहां चला गया, वो तो यूके चला गया, लंदन में रहने लग गया, क्यों, उसका कुछ तो रीजन होगा, उसकी ग्लोबल इनकम हो सकता है इतनी बढ़ गई हो, जिसमें इंडिया में क्या लग रहा हो, काफी टैक्स।
तो वो ऑब्वियस सी बात है, लोग टैक्स प्लानिंग तो करेंगे ना यार, आप टैक्स ही इतना लेते हो। इंडिया का टैक्स सिस्टम, अच्छा टैक्स लेते अपनी जगह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लो टैक्स, हम किसी को मना नहीं करें, सुविधा तो दो। क्या सुविधा? आज यूएसए में टैक्स लगता है 40%, लेकिन यूएसए में 40% टैक्स के बाद हेल्थ है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। अपना यहां पर क्या है? वो लाडली बहन योजना, तो पैसा कहां चला गया? अपना पैसा लाडली बहन के पास जा रहा है। अब लाडली बहन क्या तंबाकू खा रही है? मतलब वो दुखता है, वो दुख होता है कि भाई सुविधा कहां है। भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हो, सरकार का टैक्स सिस्टम समझो, 1 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हो, 1 करोड़ का 40% इनकम टैक्स, साफ हो गए। कितने बचे आपके हाथ में? 60 लाख। अब 1 करोड़ कमाने वाला एंजॉयमेंट तो करेगा ना यार, एंजॉयमेंट तो करेगा, घूमेगा फिरेगा, मूवी देखेगा, फ्लाइट वगैरह टिकट, ये वो, जीएसटी वेस्टी, सामान खरीदेगा, घर के एसी फ्रिज फर्नीचर, ये सब 20 लाख जीएसटी। ठीक है, तो 60 में से 20 चले गए तो कितना बचा? 40। कार वार खरीदे, कार अगर कार की औकात 20 लाख है ना, हाँ, कार की औकात 20 लाख है ना, 10 लाख टैक्स है। कार की औकात 20 लाख है ना, तो 10 लाख आधा टैक्स है, सोचो इंडिया में आधा। तो अब कार वार खरीदेगा, वो टैक्स हो गया। ठीक है, चलो 20 लाख हटा दिए मैंने, जीएसटी और अदर टैक्सेस मिला के बचे कितने? 40। 40 का क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे, घर खरीदोगे, स्टैम्प ड्यूटी, शेयर खरीदोगे, स्टैम्प ड्यूटी, खरीदते टाइम टैक्स, बेचते टाइम कैपिटल गेन्स टैक्स, एफडी करोगे, एफडी करोगे, ब्याज की इनकम होगी, ब्याज की इनकम पे फिर टैक्स, टैक्स पे टैक्स, आपके हाथ में 30 लाख बचते। दैट्स द प्रॉब्लम, दिस इज द टैक्स सिस्टम। सर आ गए हैं शायद। सेक्शन 4 को मैं भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा पहले, और फिर पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, इनकम को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है सेक्शन 3 के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा कल, इसको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर दे दोस्तों, है ना। आई होप आज तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।